हेलो एवरीवन। इस बार हम लोग जो है हेमिकोडाटा के तीसरे लेक्चर को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हेमिकोडाटा के पहले लेक्चर के और दूसरे लेक्चर में हम लोग इसके क्लासेस के बारे में, इसके ऑर्डर के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद इनके हैबिटेट के बारे में हम लोग पढ़े। हैबिटेट के बारे में पढ़ने के बाद इससे हम लोग कैसे कैसे क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लास डिवाइड होने के बाद कैसे ऑर्डर में डिवाइड करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़े। जो लोग का क्लास छूट गया है वह आसानी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया है, उसमें से आप उस लिंक पे जाकर पीछे के लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज को अगर हम कंटिन्यू करें तो इस सीरीज में सबसे पहला जो हम लोग क्लास पढ़े थे इंटेरोन्यूस्टा। इंटेरोन्यूस्टा का एक पॉपुलर मेंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लेनोग्लॉसस। ये बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर है इसका। ब्लेनोग्लॉसस जो है इसका आज हम एक एक चीज के बारे में यानी ब्लेनोग्लॉसस के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ब्लेनोग्लॉसस के बारे में अगर हम स्टडी करना शुरू करें तो कहते हैं कि ब्लेनोग्लॉसस जो होता है ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल होता है। मतलब ये पूरे विश्व में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं। ये इसके स्पीसीज अलग अलग होते हैं। इसके ये जरूरी नहीं है कि जो स्पीसीज हमारे भारत में पाया जाए वो स्पीसीज चीन में पाया जाए, वही स्पीसीज जापान में पाया जाए, वही स्पीसीज वेस्ट इंडीज में पाया जाए, वही स्पीसीज जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाए या जापान में पाया। तो ये जरूरी नहीं होता है कि स्पीसीज जो होते हैं सारे स्पीसीज वह एक जैसे हर देश में पाया जाए। लेकिन हाँ, इसके अलग अलग करीब करीब इसके 100 से ज्यादा स्पीसीज जो होते हैं ब्लेनोग्लॉसस का जो पूरे विश्व में अवेलेबल है। तो इसमें हम ये नकार नहीं सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक देश में पाया जाने वाला है। ये जो है हर देश में, हर देश के समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो पहली चीज। दूसरी चीज की ये कहते हैं कि ब्लेनोग्लॉसस के बारे में सबसे पहले 1829 ईस्वी में ये एक डाले चैगजी नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बड़ी विस्तृत रूप से चर्चा किए थे 1829 ईस्वी में। ये डेली चैज ने सबसे पहले जब इसके बारे में बताना शुरू किए तो वो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं ब्लैनोस, मतलब जो ये ब्लेनोग्लॉसस होता है, ब्लैनो जो होता है इसका अगर हम ग्रीक शब्द में अगर इसका ये चूंकि ग्रीक शब्द से जितने भी हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी भी एनिमल्स हो या प्लांट्स हो उन सभी के साइंटिफिक नेम लिखते समय हम लोग ग्रीक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका अगर उस हर किसी का अपना कोई मीनिंग होता है, उसी तरह से अगर इस ग्रीक शब्द का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग जो होता है ब्लेनोस का मतलब होता है एक्रोन। एक्रोन मतलब होता है एक तरह की क्रॉस, यानी कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का एक फ्रूट होता है जो कि थोड़ा सा फोल्डेड शेप का होता है। तो वह एक फ्रूट्स की तरह होता है। और ग्लॉसस आप पढ़े ही होंगे कि हमारे बॉडी में जो नर्व सप्लाई, ग्लॉसोफरेंजियल नर्व जो टंग को सप्लाई करता है, तो वो ग्लॉसस का मतलब होता है टंग। मतलब दो शब्द से मिलकर बना है, एक होता है एक्रोन, दूसरा होता है टंग। इसी को आगे चलकर जो है जब इसका हम शेप देखते हैं तो करीब करीब इसके शेप के आधार पर इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिससे चूंकि ब्लेनोन मतलब जो होता है वह एक्रोन, ग्लॉसस मतलब होता है टंग, तो इसी को हम टंग वार्म या एक्रोन वार्म के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जो हमारे पास पूरे ऑर्गेनिज्म, आप जानते हैं कि जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है हेमिकोडाटा। हेमिकोडाटा का मतलब कहते हैं, हेमी मतलब हाफ, कॉर्डेट का मतलब होता है कॉर्ड जिसमें पूरी स्पाइनल कॉर्ड्स नहीं होती, हाफ स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं, उससे हमें हेमिकोडाटा कहते हैं। यानी हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्ड मतलब होता है कॉर्ड, मतलब हाफ कॉर्ड वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हम ये मतलब कि कह सकते हैं कि जो कॉर्डाटा फाइलम होता है उसी फाइलम का जो सब फाइलम होता है वह हेमिकोडाटा होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास हेमिकोडाटा मिला, जो फाइलम कॉर्डाटा को ही आगे चलकर हम लोग प्रोटोकॉर्डाटा के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। फाइलम कॉर्डाटा को भी आज जो हमारे पास होता है उसी को आगे चलकर हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डाटा के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे पास कॉर्डाटा या प्रोटोकॉर्डाटा मिलता है तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास जो डिवीजन हमको मिला फाइलम कॉर्डाटा या प्रोटोकॉर्डाटा की स्थिति में, तो कहते हैं कि जब ये इनवर्टिब्रेट में हमारे पास स्टडी करना शुरू करते हैं तो ये
जब हम इसकी कॉमन फाइलम की बात करें तो सीधे उसके बाद हम लौट आते हैं कि इसके कई सारे स्पीसीज हमारे मार्केट में पाए जाते हैं। इसमें कहते हैं कि हमारे पास जितने भी जेनेरिक हमारे पास होता है इस हेमिकोडाटा का, हेमिकोडाटा का, इसके कई सारे जो होते हैं इस फाइलम के कई सारे जो होते हैं वो जेनरा पाए जाते हैं, यानी कि जीनस पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है वो ब्लेनोग्लोसस का होता है, दूसरा जो होता है साइकोग्लोसस होता है, तीसरा क्या कहते हैं ग्लोसोब्लेनस होता है, उसके बाद चौथा जो होता है वह एस्पेंजिला होता है, और पांचवा जो होता है वो क्या होता है पाइकोडर्मा होता है। तो ये हमारे पास जनरली 5 जनरा जो है इसके सबसे इंपॉर्टेंट जनरा होते हैं। उस जनरा में हम एक जनरा के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ध्यान रहे ये प्लेनोग्लोसस के जनरा नहीं, ये हमारे हेमिकोडाटा के जो क्लास हमारे पास है एंटेरोन्यूस्टा का, उसका हम 5 जनरा पढ़ते हैं। उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट उठाते हैं तो उसमें सबसे पहला हम ब्लेनोग्लोसस पढ़ते हैं। ब्लेनोग्लोसस की बात करें तो ब्लेनोग्लोसस जाहिर सी बात है कि किस इसका फाइलम क्या होगा कॉर्डाटा, सब फाइलम जो होता है वह हेमिकोडाटा, उसका जो क्लास होता है वह इंटेरोन्यूस्टा, क्लास क्या है इंटेरोन्यूस्टा, और इसका फैमिली जो होता है वो होता है टाइप क्या कहते हैं फाइको, ये होता है फाइकोडर्मेडी, फाइकोडर्मेडी। जीनस जो होता है जनरा जो होता है वो होता है ब्लेनोग्लोसस। तो ये है इसके पूरी की पूरी कहानी, मतलब इसका क्लासिफिकेशन। जाहिर सी बात है याद ध्यान रखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं उसका लिखते हैं कि वह कौन से फाइलम में आता है, उसका सब फाइलम क्या है, क्लास क्या है, फैमिली क्या है और जीनस क्या है। किसी भी ध्यान रखिएगा आप जब भी बीएससी का पेपर लिखिएगा या बीएससी का पेपर लिखिए या 11th क्लास के जो बच्चे प्रैक्टिकल के फाइल लिखते हैं उन लोगों को, या ग्रेजुएशन बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे जो प्रैक्टिकल के फाइल लिखते हैं ये लोग खासकर इस पर जरूर ध्यान देंगे कि इसके बारे में काफी डिटेल लिखनी होती है, मतलब ये चीजें आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास आती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन। हम कहते हैं कि जब ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी हमने कहा कि ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, पूरे विश्व में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके बारे में जब हम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिन्होंने 1952 में नाइट जोन्स, नाइट जोन्स ने जो थे इसके बारे में काफी डिटेल तरीके से स्टडी कराए थे। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले बकल कैविटी के फंक्शन के बारे में बताया था कि किस तरह से इसकी बकल कैविटी काम करती है। तो नाइट जोन्स ने 1952 में इसकी और ज्यादा डिस्क्रिप्शन डाले। चाय के बाद जो हमारे पास चैज के बाद सबसे दूसरा साइंटिस्ट जो उन्होंने नाइट जोन्स आए थे और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस पर विस्तार से चर्चा किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कहते हैं कि हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में कई स्पीसीज जैसे में हमारे पास हमारे इंडिया में जो होता है वह ब्लेनोग्लोसस कार्नोसस पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ब्लेनोग्लोसस ऑस्ट्रेलियासिस पाया जाता है, वेस्ट इंडीज में ब्लेनोग्लोसस जैमेडिनेसिस पाया जाता है, और जापान में ब्लेनोग्लोसस मीसाकैनेसिस पाया जाता है, और साउथ अफ्रीका में ब्लेनोग्लोसस कैपेनेसिस पाया जाता है। तो हर अभी शुरू में ही बोले कि हर देश में इसकी अलग अलग स्पीसीज जो होती है वह पाई जाती है। तो ये है इसके बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि बेसिक हिस्ट्री किसका ब्लेनोग्लोसस का। अगर हम इस ब्लेनोग्लोसस के आगे की तरफ अगर हम स्टडी करना शुरू करें तो हमारे पास जो इसका अगला मिलता है तो वो होता है एक्सटर्नल फीचर। हम इसकी अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीचर। हम एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो कहते हैं कि एक्सटर्नल फीचर में हम लोग सीखते हैं शेप, साइज और कलरिनेशन। तो कहते हैं इसकी बॉडी जो ब्लेनोग्लोसस की जो बॉडी होती है वह बॉडी सॉफ्ट बॉडी होती है। क्या होती है? सॉफ्ट बॉडी होती है, इलोंगेटेड होता है। हमने शुरू में ही जब हम लोग इंटेरोन्यूस्टा पढ़ाया था तो वही बोले थे कि बॉडी जो होती है इसकी सॉफ्ट होती है, इलोंगेटेड होती है। अभी हमने कहा कि ये एक्रोन वार्म या टंग वार्म के नाम से जानते हैं, तो कह सकते हैं कि इसकी बॉडी जो होती है वह वर्म लाइक बॉडी होती है। साथ में
सिलेंड्रिकल, इसका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और ये आगे चलकर इसको हम दो भागों में आसानी से बांट सकते हैं, तो बाई लैटरल या बाई लैटरल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, अब इसकी पूरी सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं कि ये इसका सबसे पहला फंक्शन हो गया। दूसरा कहते हैं कि ये इसका शेप स्पेसिस बाय स्पेसिस जो होती है, इसकी एरिया जो होती है वो घटती बढ़ती है। मतलब इसका जो शेप साइज लेंथ जो होता है वह घटता बढ़ता है। मतलब कि 10 सेंटीमीटर से लेकर करीब करीब 2.5 मीटर तक इसका लेंथ होता है। मतलब इसका एरिया जो होता है वो हमेशा घटता बढ़ता रहता है। इसकी जो बॉडी की कलर होती है, बॉडी कलर जो होता है जनरली ब्राइट कलर का होता है। मतलब या तो ब्राइट कलर का होता है या ड्राइव कलर का, ड्राइव विथ रेडिश, ध्यान रहे हल्का सा लालिमा, मतलब लालिमा कलर का होता है। रेडिश, REDDI, रेडिश, और ऑरेंज कलर का होता है। तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हो गया, या तो ब्राइट मतलब कि कुछ रेडिश कलर में होता है, या तो वह ऑरेंज कलर का होता है। इसकी बॉडी पर जो होता है वह कई तरह के, मतलब कि इसमें सिलिएटेड बॉडी, अभी आगे हम पढ़ाएंगे इसका, जब बॉडी वाल सिखाएंगे तो उसमें बताएंगे कि सिलिएटेड बॉडी कुछ जगह पाई जाती है, कुछ उस जगह पर जो होता है गॉबलेट सेल पाया जाता है जो म्यूकस का सिक्रीशन करता है। तो इसकी बॉडी पर जो होती है वह क्या पाई जाती है, सिलिएटेड बॉडी पाई जाती है। और सिलिएटेड बॉडी होने के साथ साथ इसमें एक्सोस्केलेटन नहीं पाए जाते हैं। तो इसकी बॉडी जो होती है यूनिफॉर्म सिलेटेड होती है और विदाउट एनी एक्सोस्केलेटन या एक्सटर्नल अपेंडेज, मतलब इसमें कोई भी एक्सोस्केलेटन जो होती है वह नहीं पाई जाती है। मतलब विदाउट स्केलेटन बॉडी ये काम करते हैं। तो इसके ये हो गया इसके हैबिटेट। हम कहते हैं कि जब इसकी बॉडी का डिवीजन करते हैं तो बॉडी जो होती है इसके, ये चूंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा तो इसकी बॉडी जो होते हैं वो 3 भाग में बढ़ते हैं। एक को कहते हैं प्रोबेसिस से, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉलर, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रंक। तो मतलब इसकी पूरी बॉडी जो होती है वो कितने भागों में, 3 भागों में बट जाती है। तो पहला चीज इसका बॉडी कैसा होता है, इसका लेंथ कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, और इसकी कितने सेक्शन में इसे क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। अगर इसका हम डायग्राम देखें तो अगर आप इसका सेक्शनल डायग्राम देखें इक्विनोग्लोसल का, तो अगर ये सेक्शन आप देखेंगे तो इसे जब भाग में बांटेंगे तो आसानी से, अगर ये टेल का पोर्शन तो बराबर बराबर 2 भागों में बढ़ जाएगा। मतलब ये होता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, मतलब 2 सेक्शन में बराबर बराबर भागों में बढ़ जाए। अब इसके सबसे ऊपर का जो एरिया होता है, इस एरिया को आगे चलकर हम लोग प्रोबेसिस के नाम से प्रोबेसिस कहते हैं। इसका प्रोबेसिस के बाद का जो दूसरा एरिया होता है उसे हम लोग कॉलर कहते हैं, और ये जो पूरा का पूरा एरिया होता है इसे हम लोग ट्रंक कहते हैं। आगे जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि प्रोबेसिस के एरिया में कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, किस तरह से फंक्शन करता है, ट्रंक कैसे कैसे, उसमें ट्रंक के एरिया में जो होता है वो बकल कैविटी पाया जाता है, किस तरह से काम करता है, इसके सेक्शन पर माउथ पाया जाता है। तो बकल कैविटी जो होती है कॉलर के एरिया में पाया जाता है, कॉलर और प्रोबेसिस के एरिया में जो होता है वह क्या होता है, माउथ पाया जाता है जंक्शन पे, और इसके नीचे जो हमारे पास होता है वह क्या पाया जाता है, यहाँ पे फेरिंक्स पाया जाता है। उसके बाद इसके ट्रंक के जंक्शनल जगह पर असोफेगस, असोफेगस के बाद जो होता है वह इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के पास जो होता है वह क्या, एनस पाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे हमारे पास कॉलर होता है, और इनके जो बैक्स जहां पर कॉलर और ट्रंक, कॉलर जो होता है, कॉलर और प्रोबेसिस आपस में जिस जुड़ते हैं उसे हम लोग कॉलरेटिक के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग
कोलरेटिक के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास जो रीजन होता है, ये रीजन आगे चलकर गिल्स स्लिट्स कहलाते हैं। गिल्स स्लिट्स होते हैं, मतलब कि ये गिल्स स्लिट्स जो पाए जाते हैं, ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम लोग गिल्स पोर के नाम से जानते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा हमारे पास जो रीजन होता है, जो गिल्स स्लिट्स और गिल्स पोर पाए जाते हैं, मतलब कि यहां पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, इसीलिए आगे चल के सब लोग कहते हैं ब्रैंकियल रीजन। इसे हम लोग कहते हैं ब्रैंकियल रीजन। मतलब कि यहां पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वह कंप्लीट होती है। हम आगे पूरा डिटेल सीखेंगे कैसे कंप्लीट होती है यहां पर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन रीजन। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो हमारे पास जो कर्व, यानी कि यहां जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहां पे डोर्सल है और यहां पे जो है वेंट्रल, मतलब कि ये डोर्सल एरिया, ये जो यहां पे छोटे छोटे जो एरिया पाए जाते हैं, इसको आगे चलकर हम लोग, क्योंकि ये जो कर्व सरफेस होता है, इसे हम लोग जेनाइटल विंग्स के नाम से जानते हैं। ये जो होता है उसे हम लोग कहते हैं जेनाइटल विंग्स। अब देखिए, फिर अगर हम इसके नीचे की तरफ आते हैं, तो ये जो हमारे पास मिड एरिया होता है, ये सब लोग कहते हैं मिड डोर्सल रिज। और अब देखिए यहां पे शुरू होता है हिपैटिक रीजन। ये एरिया जो होता है उसे कहते हैं हम लोग एनस। अब ये जो हिपैटिक रीजन होता है, ये दो भागों में डिवाइड होता है। ये जो एरिया होता है उसे कहते हैं हम लोग प्री हिपैटिक रीजन, और ये जो एरिया होता है उसे कहते हैं हम लोग पोस्ट हिपैटिक रीजन। तो दो भाग में बटा, एक होता है पोस्ट हिपैटिक रीजन, एक होता है प्री हिपैटिक रीजन। और तो ये है आपका जनरल डायग्राम एक ब्लेनोग्लोसस का। अब इस ब्लेनोग्लोसस के डायग्राम के बाद अगर हम इसकी बात करें, तो कहते हैं कि इनका अगर हम एक एक चीज धीरे धीरे स्टडी करना शुरू कि हम पहले आउटलाइन पढ़ेंगे कि प्रोबेसिस में क्या पाया जाता है, कॉलर में क्या होता है और ट्रंक में क्या होता है। जब हम प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक जब पढ़ लेंगे, तब इसका पढ़ेंगे हम कि इसकी बॉडी वॉल कैसे होती है और फिर इसकी डाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से करती है। तो हम एक एक करके सारा पहले हम आउटलाइन पढ़ लें। तो अगर हम सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ें प्रोबेसिस के बारे में, PROBOSCIS, प्रोबेसिस। अगर हम प्रोबेसिस के बारे में बात करें, अब देखिए इसी को हम लोग आगे चलकर प्रोबेसिस को प्रोटोसोम के नाम से जानते हैं। प्रोबेसिस को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोसोम्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो प्रोबेसिस होता है, ये हमारे बॉडी का जो मतलब ये एंटेरियर पार्ट होता है, नॉट इंटीरियर, एंटेरियर पार्ट होता है। और एंटेरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इट आइदर कोनिकल और सर्कुलर, या तो ये कोनिकल सेक्शन में होता है, जैसे आप देख रहे हैं कोन जैसा शेप होता है, या तो ये सर्कुलर शेप का होता है। ठीक है, इसके पास थिक मस्कुलर, क्योंकि इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है, डर्मिस नहीं पाई जाती है, तो जो इसका वाल होता है वो काफी मोटा वाल होता है। और मोटे वाल होने के कारण इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि जो मस्कुलर वाल, एक मोटा मस्कुलर वाल होता है, और वह मस्कुलर वाल जो होती है अटैच्ड होती है किससे, कॉलर, मतलब कि पूरे चारों तरफ से मस्कुलर वाल से घिरा हुआ रहता है। और इसकी जो ओपनिंग होती है वह कॉलर के रीजन में इसकी ओपनिंग होती है। ये जो कॉलर के रीजन होता है, ये एरिया जो होता है, चूंकि इसका नेक कहलाता है, और इस नेक पार्ट में प्रोबेसिस जो होता है वह ओपन होता है। ठीक है, अब ये जो इसका जो शेप होता है, जो यू आकार के करीब करीब इसका शेप देख रहे हैं आप, अगर ये सर्कुलर होता तो किस शेप का, थोड़ा सा यू आकार का इसका शेप होता है। जब इसके हम नीचे की तरफ आते हैं, ध्यान रहे, इसी प्रोबेसिस के जो एरिया होता है, इस प्रोबेसिस के एरिया का अगर थोड़ा सा अगर हम सेक्शन देखें, तो कहते हैं कि ये जो आउटर एरिया है, ये जनरली जो होते हैं वो सर्कुलर शेप का होता है। प्रोबेसिस जो होता है, अभी थोड़ा टेढ़ा है, ये जो होता है वह जनरली
किस शेप का? सर्कुलर शेप का होता है। इसका जो बाहरी लेयर होता है इसे हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। बाहरी लेयर को क्या बोले? एपिडर्मिस। अब कहते हैं कि इसके बाद ये जो एरिया होता है इसे हम लोग कहते हैं, ये जो बीच के एरिया होता है इसे हम लोग कहते हैं नर्वस लेयर। ये होता है, इसे कहते हैं नर्वस लेयर। इसके बीच में जो स्पाइक टाइप के स्ट्रक्चर जो होते हैं ये जो होते हैं एक दूसरे से मस्कुलर अटैच्ड होते हैं, और इनके बीच में जो होती है वह एक एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ क्या करता है? आपस में अटैच्ड होता है। ठीक है। अब देखिए इसी कनेक्टिव टिश्यू का जो सेंटर होता है, गौर से समझिएगा, इसी सेंटर के यानी कि कहां पे? प्रोबेसिस के सेंटर पे ही ये डोर्सल एरिया होता है। इस डोर्सल एरिया में डोर्सल हर्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डोर्सल हर्ट पाया जाता है। और इसी डोर्सल एरिया में यहां पे दो लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स निकलते हैं, और दो लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स निकलते हैं। एक जो होता है वह कहां जाता है? अपर कॉलम में, मतलब अपर पार्ट पे जाता है, और दूसरा जो होता है वह लोअर पार्ट में आता है। यानी कि एक डोर्सल जाता है, दूसरा क्या होता है? वेंट्रली आता है। तो एक पार्ट में डोर्सल, दूसरी तरफ वेंट्रल। यानी कि ये हमारे पास, अभी हम आगे जब सेक्शन खोलेंगे, जब कॉलर की सेक्शन, ये जो सेक्शन है ये यहां के पार्ट का है। मतलब यहां पे जो हमको इसके सेक्शन, जनरली सेक्शन पर यहां पर हमको मिलता है। तो बेसिक चीजें इसमें क्या है कि जो ब्लड वेसल्स हमको मिले ये हार्ट का सर्कुलेशन। अब यहां से जो हम लोग को ग्लोमेरुलस का जब प्रोबेसिस का सेक्शन, अभी हम आगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो प्रोबेसिस को और ज्यादा ओपन करेंगे कि प्रोबेसिस में हार्ट पाए जाते हैं और कौन कौन से उसमें ऑर्गन मेन रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये है प्रोबेसिस का आउटर स्ट्रक्चर। हम दूसरी बात करें तो दूसरा स्ट्रक्चर जो हमको मिलता है वो होता है कॉलर। अब देखिए जो कॉलर के एरिया होता है वह हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। ठीक है। मतलब कि जो कॉलर के एरिया होता है, कॉलर को आगे चलकर मतलब सेकेंड एरिया जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉलर। कॉलर को हम लोग कहते हैं मीजोसोम। कॉलर को ही बोलते हैं हम लोग क्या? मीजोसोम। जो हमारे पास कॉलर जो होता है वह मिडिल पार्ट होता है। मतलब प्रोबेसिस और ट्रंक का बीच का एरिया होता है वो क्या होता है? मिडिल पार्ट होता है, जो कि पहला चीज की मिडिल पार्ट होता है और ये सिलेंड्रिकल होता है। देखिए ना, मिडिल पार्ट होता है और कैसा होता है? ये सिलेंड्रिकल होता है। एक फनल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसी एक स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो होता है इसमें जब हम आगे आपको खोलेंगे डायग्राम तो देखेंगे इसमें छोटे छोटे स्टाल्क पाए जाते हैं। इसमें जो है छोटे छोटे स्टाल्क होते हैं और इसी स्टाल्क के पास जो होता है माउथ पाया जाता है। ये जो माउथ का एरिया स्टाल्क के बीच में पाया जाता है। तो इसमें कहते हैं कि छोटे छोटे स्टाल्क पाए जाते हैं और इसी स्टाल्क के पास जो होता है क्या पाया जाता है? एक स्ट्रक्चर जो हम लोग कहते हैं माउथ। तो स्टाक के पास ही, मतलब कि जो कॉलर है और इस कॉलर के स्टाक के पास ही जो होता है वह माउथ पाया जाता है। और इसी माउथ के एरिया में जो होता है क्या करता है? माउथ से यहां पर एंट्री करता है जो एरिया आगे चलकर बकल कैविटी होता है। मतलब कि इसी क्षेत्र में हमारे पास बकल कैविटी भी पाए जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा अगर इसका ओपन डायग्राम हम करें तो ये हमारे पास इसका सबसे बाहरी लेयर जो होता है वह एपिडर्मिस का लेयर होता है। सबसे बाहरी लेयर क्या होगा? ये एपिडर्मिस का लेयर होता है। ठीक है। इस एपिडर्मिस के लेयर के पास जो हमारे पास ये जो एरिया होता है इसे हम बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। ये लेयर होगा एपिडर्मिस का लेयर। अब इसके बाद देखें तो एपिडर्मिस का लेयर मिल गया, बक्कल कैविटी का लेयर मिल गया। तो यहां पे अगर हम डायग्राम को देखें तो हमने क्या कहा
कि जो सबसे बाहरी लेयर होती है वह एपिडर्मिस की लेयर होती है। एपिडर्मिस के लेयर, अब एपिडर्मिस के बाद से चूंकि एपिडर्मिस जो होती है वह कनेक्टिव टिश्यू से ब्लड वेसल्स से अटैच्ड होती है। क्योंकि हर्ट के यहाँ पे सेक्शन होता है, यहाँ से ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो सर्कुलेट करती है। चूंकि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो चूंकि पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन जरूरी नहीं है कि हार्ट पंप करेगा, तो मतलब कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब ये ब्लड यहाँ से चलते हैं तो जो ब्लड वेसल्स एपिडर्मिस से अटैच्ड होते हैं वो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, और एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू से ये अटैच्ड होते हैं। और ये एरिया जो ऊपर की तरफ ब्लड वेसल्स से हम लोग कहते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल्स, और जो लोअर की तरफ होता है हम लोग वेंट्रल ब्लड वेसल्स कहते हैं। ऊपर का एरिया जो होता है वह डॉर्सल ब्लड वेसल्स होता है, और लोअर के एरिया को हम लोग कहते हैं वेंट्रल ब्लड वेसल्स। अब इसके बाद कहते हैं कि ये चूंकि पूरे की एरिया जो होती है इसमें सीलोम बॉडी पाए जाते हैं और कॉर्ड्स पाए जाते हैं। तो पूरी की पूरी जो हमारे पास कॉलर बॉडी होते हैं चारों तरफ से कॉर्ड्स और सीलोम बॉडी पाए जाते हैं। दूसरी चीज कि इसमें जो सीलोम बॉडी होता है वह पेयर्ड सीलोम बॉडी होता है, पर एक दूसरे से कभी कनेक्टेड नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, इसकी जो सीलोम बॉडी होता है वह सिंगल होता है और अटैच्ड होता है, यूनाइटेड होता है, सिंगल होता है। जो कॉलर बॉडी का सीलोम बॉडी होता है वह पेयर में पाया जाता है, लेकिन जो ट्रंक का सीलोम बॉडी होता है वह पेयर में भी पाया जाता है और एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं। अभी हम आगे आपको बताएंगे सीलोम बॉडी के बारे में। तो इसमें क्या हुआ कि ब्लड वेसल्स जो हुआ, अब इसमें जो मिलते हैं वो कॉलर कॉर्ड होते हैं, मतलब कि कॉलर के कॉर्ड्स होते हैं जो इसके अरेंजमेंट को देने, मतलब कि इसकी शेप देने में काम करते हैं। इसी कॉर्ड्स के बगल में जो एरिया जो होता है, यहाँ से पूरे एरिया के मतलब जहाँ पे स्पाइक होते हैं इधर के तरफ जो होते हैं वह छोटे छोटे स्टाक पाए जाते हैं। जो स्टाक, ये पूरे की पूरी एरिया क्या होता है, छोटे छोटे स्टाक पाए जाते हैं, और इसी स्टाक के पास ये एरिया जो होती है वह किसका, माउथ का एरिया पाया जाता है। तो कॉलर में हम क्या सीखे कि कॉलर जो होता है वह सिलेंड्रिकल होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, और इसमें ट्रंक जो होते हैं मतलब कि ये फनल शेप का होता है। इसमें फनल शेप के होने के साथ साथ ये कॉलर जो होता है एक रीम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इसके वाल जो होते हैं, इसके वाल के जो एपिडर्मिस की जो बनी होती है उसी के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी अटैच्ड होते हैं, और ब्लड वेसल्स के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, कुछ कॉर्ड्स पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं कॉलर के कॉर्ड्स होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कॉलर कॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि ये आगे चलकर दो भागों में बढ़ता है। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रैंकोजेनाइटल रीजन। ब्रैंकोजेनाइटल का मतलब क्या, जहां पर ब्रोंकिया होती है, दूसरा जेनाइटल। आप जरा गौर से देखिए, ये होता है ब्रैंकोजेनाइटल रीजन। ये हमारा एरिया जहां पर जेनाइटल ऑर्गन्स पाए, क्योंकि ब्रैंकोजेनाइटल क्यों कहा गया, क्योंकि ये एरिया हमारे पास ब्रोंकस का एरिया जहां पर रेस्पिरेशन होता है, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। और दूसरा चीज इसमें क्या है कि ये कॉलर अटैच्ड, ध्यान रखिएगा कि ये जो गिल स्लिट्स और जितने भी चीज पाते हैं वो ट्रंक के एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि ये कॉलर से ठीक अटैच्ड पार्ट्स होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दो तरफ के एरिया जुड़ा रहता है। एक तरफ जो होता है वो गिल स्लिट्स का एरिया होता है, उसको कहते हैं ब्रोंकियल एरिया, और दूसरा तरफ होता है वो गोनेड्स का। मतलब ये यहां पे अगर आप गौर से देखें, ऐसे समझिए, ये जो एरिया है, तो चूंकि ये एरिया यहां पे जो है दो भागों में बटा, तो इस तरफ की जो एरिया इस ट्रंक से अटैच्ड होता है वह गिल स्लिट्स का एरिया जुड़ा रहता है। किसका जुड़ा रहता है, गिल स्लिट का एरिया जुड़ा रहता है। और इस तरफ का जो एरिया होता है वह जेनाइटल ऑर्गन से जुड़ा रहता है। इसीलिए इसको दो भाग में बांटते हैं। एक तरफ का एरिया जेनाइटल से जुड़ा है, इसको लोग कहते हैं ब्रोंकोजेनाइटल रीजन, और दूसरे तरफ का जो एरिया होता है वह गिल स्लिट से जुड़ा रहता है। इसीलिए दूसरे तरफ के एरिया को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, ब्रैंकियल रीजन। अब ये जो ब्रैंकियल रीजन होते हैं, क्या होता है कि दो तरफ हमको मिल गया। अब जरा देखिए, अब एंट्री करता हम लोग ट्रंक में। कहते हैं कि जो हमारे पास एक तरफ मिल गया ब्रैंकियल, एक तरफ हो गया जेनाइटल विंग्स का रीजन। किसका था ये बात, कॉलर का। हम कॉलर से नीचे आते हैं किसके तरफ, अब ट्रंक के तरफ। ट्रंक में आते हैं तो हमको दो तरफ का रीजन, एक तरफ ब्रोंकियल जो होता है वह गिल स्लिट्स के साथ मिलता है। ये गिल स्लिट का जो रीजन होता है जहां पर
रेशन करने में मदद करता है। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पूरा डिटेल करेंगे इसका, ठीक है। और एक तरफ जो होता है वह किसका रीजन होता है, जेनाइटल ऑर्गन, मतलब यहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्रेजेंस होता है। जब नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास गोनेड्स मिलना शुरू होता है, हिपैटिक रीजन मिलना शुरू होता है। एक तरफ जहां पर अटैचमेंट होती है ट्रंक का, उससे हम लोग कहते हैं क्या सा, प्री हिपैटिक रीजन, और जहां पर एनस का अटैचमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं पोस्ट हिपैटिक रीजन। तो कह सकते हैं कि जो मिडिल पोर्शन होता है, मिडिल हिपैटिक ट्रंक जो होता है, उससे हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्री हिपैटिक रीजन। ध्यान रहे, प्री हिपैटिक रीजन, जो मिडिल पोर्शन होता है, हिपैटिक रीजन जो हुआ हमारे पास, जो ट्रंक का एरिया है, ट्रंक के एरिया में जो हिपैटिक रीजन पाया गया वह दो तरह का होता है, एक होता है प्री और दूसरा होता है पोस्ट। प्री जो होता है वह मिडिल पोर्शन में, कहां पे, मिडिल पोर्शन में पाया जाता है, और ये जो होता है स्मॉलर होता है, काफी छोटा होता है, इसलिए हम लोग इसको प्री कहते हैं। छोटा होता है, स्मॉलर देन जेनाइटल ऑर्गन। ये जेनाइटल ऑर्गन से भी, देखिए जेनाइटल ऑर्गन काफी बड़े एरिया में काम करता है, ये उससे भी ये छोटा एरिया होता है, पहला चीज। दूसरा जो हमारे पास हिपैटिक, प्री हिपैटिक जो हमारे पास रीजन होते हैं, ये ग्रीनिश कलर के होते हैं, ग्रीनिश कलर के होते हैं। इसे आप मार्क कर लीजिएगा, इसका जो शेप कलर जो होता है, कई बार पूछा गया है, ग्रीनिश कलर का होता है, और ग्रीनिश कलर के होने के साथ इसका जो आकार होता है इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। ये रेगुलर शेप के होते हैं, इसका कलर ग्रीनिश होता है, और ये काफी छोटे होते हैं, और कहां पाए जाते हैं, मिडिल पोर्शन पर। ये मिडिल, और यहां से अब क्या करते हैं, लोअर पोर्शन पर। अगर हम इसे नीचे कर दें तो ये अभी ये क्या हो गया, हमारे पास लोअर पोर्शन हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट होता है, मिडिल पोर्शन पे पाया जाता है। कैसा होता है ये नॉर्मली ग्रेनिश कलर का होता है, और इसका शेप जो होता है वह इरेगुलर होता है। इसके बाद अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट हिपैटिक रीजन जो होता है वह लोअर रीजन में पाया जाता है। पहली बात, नीचे की तरफ लोअर रीजन में पाया गया। शेप इसका भी, इसका शेप जो होता है वह सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ध्यान रहे, प्री जो होता है वह इरेगुलर शेप का होता है, जबकि पोस्ट जो होता है वह सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इससे सिलिंड्रिकल शेप, इसीलिए इसको आगे चलकर हम लोग, क्योंकि इसका एब्डोमिनल, मतलब इसके लोअर एरिया में, यहां से एनस के एरिया होता है, क्योंकि ये इसके लोअर एरिया में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग एब्डोमिनल ट्रंक, या इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं काउडल ट्रंक के नाम से जानते हैं। क्यों एब्डोमिनल, क्योंकि इसके लोअर एरिया में, यानी कि एब्डोमिनल एरिया में पाया जाता है। अब इसके बाद सीधा अनस के पार्ट शुरुआत होती है, तो इसके एब्डोमिनल एरिया में पाए जाने के चलते इसको हम लोग एब्डोमिनल ट्रंक या काउडल ट्रंक के नाम से जानते हैं।